हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच लर्निंग यूट्यूब चैनल। पृथ्वी की सतह पर ना एक कभी ना खत्म होने वाली जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो ग्रह के पिघले हुए दिल से आती हैं, पहाड़ खड़ी करती हैं, महाद्वीपों को धकेलती हैं, और दूसरी तरफ हैं बाहर की ताकतें, सूरज की गर्मी, हवा का जोर और पानी, जो कुछ भी बना है उसे तोड़ने और तराशने में लगी हैं। और आज हम इसी खींचतान के कह सकते हैं दिल में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बनाने और तोड़ने वाली ताकतें आपस में लड़ रही हैं या फिर किसी तरह का कोई संतुलन बना के चल रही हैं। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है। हम अक्सर इन बाहरी शक्तियों को विनाशकारी कह देते हैं, पर शायद वो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। आज हम इन्हीं एक्सोजेनिक शक्तियों यानी बाहरी ताकतों की दुनिया में उतरेंगे। हम समझेंगे कि अपक्षय मतलब वेदरिंग और अपरदन इरोजन जैसी प्रक्रियाएं असल में काम कैसे करती हैं। तो चलिए इस महाकाव्य के किरदारों से मिलते हैं। पहले बात करते हैं इन अंदरूनी यानी एंडोजेनिक शक्तियों की। ये वो आर्किटेक्ट हैं जो पृथ्वी का नक्शा बनाते हैं, मतलब हिमालय जैसे पहाड़। ये सोचकर ही हैरत होती है। और इनकी ऊर्जा का स्रोत भी उतना ही जबरदस्त है, पृथ्वी के कोर की गर्मी। अच्छा। जो असल में रेडियोधर्मी तत्वों के टूटने से पैदा होती है। यह गर्मी हमारे मैंटल में पिघली चट्टानों की विशाल संवहन धाराएं मतलब कन्वेक्शन करंट्स बनाती हैं। अच्छा, जैसे पानी उबालते समय पतीले में नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे। ठीक वैसा ही, लेकिन ये प्रक्रिया अरबों सालों से एक विशाल पैमाने पर चल रही हैं, और यही धाराएं अपने ऊपर तैर रही टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाती हैं। और जब दो प्लेटें टकराती हैं तो हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं, और जब वे एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो सैन एंड्रियाज फॉल्ट जैसी संरचनाएं बनती हैं। कमाल है। लेकिन हम जानते हैं कि पहाड़ हमेशा के लिए तो नहीं रहते। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि आखिर कौन सी ताकत इतनी शक्तिशाली हो सकती है जो ठोस चट्टान के पहाड़ को भी झुका दे। और इसका जवाब पृथ्वी के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। इन रचनात्मक ताकतों की बनाई हर चीज को तराशने आती हैं एक्सोजेनिक ताकतें, और इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है। ये तो एक बड़ा विरोधाभास है। मतलब जिस सूरज की वजह से पृथ्वी पर जीवन है, वही हमारे ग्रह की सबसे बड़ी संरचनाओं को मिटाने वाली एनर्जी का सोर्स भी है। यही तो प्रकृति का द्वंद्व है। सूरज हमारे वायुमंडल को गर्म करता है जिससे हवाएं चलती हैं। वो जल चक्र को शक्ति देता है जिससे बारिश होती है, नदियां बहती हैं। और यही हवा और पानी गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर एंडोजेनिक ताकतों के बनाए ऊंचे नीचे धरातल को समतल करने में जुट जाती हैं। इनकी 4 मुख्य रणनीतियां हैं। अपक्षय यानी वेदरिंग, बृहद संचलन जिसे मास वेस्टिंग कहते हैं, अपरदन इरोजन और निक्षेपण डेपोजिशन। तो ये एक तरह से एंडोजेनिक ताकतों के बनाए किले पर पहला हमला है। अपक्षय यानी वेदरिंग से ये सिर्फ चट्टानों पर मौसम का असर तो नहीं है, उसे कहीं ज्यादा गहरा है ना। बहुत गहरा। अपक्षय का मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना फूटना। इसमें मलबा कहीं जाता नहीं, बस चट्टान अपनी जगह पर कमजोर होकर टूट जाती है। इसका पहला तरीका है भौतिक अपक्षय यानी फिजिकल वेदरिंग। अच्छा। इसमें चट्टान की केमिस्ट्री नहीं बदलती, बस वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे तुषार अपक्षय या फ्रॉस्ट वेजिंग। ये सोचना ही अजीब लगता है कि पानी जैसी नरम चीज जमने पर चट्टान तोड़ सकती है। हाँ, क्योंकि जब पानी जमता है तो उसका आयतन, उसका वॉल्यूम करीब 9% बढ़ जाता है। जब यह पानी चट्टान की किसी दरार में घुसकर जमता है तो यह फैलाव एक हाइड्रोलिक जैक की तरह काम करता है और उस दरार पर जबरदस्त दबाव डालता होगा। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया हजारों साल तक हर रात दोहराई जाती है, जब तक वो बर्फ की कील उस चट्टान को 2 टुकड़ों में ना कर दे। कमाल है। फिर एक और दिलचस्प प्रक्रिया है अपशल्कन यानी एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन? हाँ, कल्पना कीजिए कि ग्रेनाइट का एक विशाल पहाड़ है जिसके ऊपर कभी मीलों मोटी चट्टानों का दबाव था। जब अपरदन से ऊपर की परतें हट जाती हैं तो नीचे दबी चट्टान वो दबाव हटने से फैलती है, जैसे उसने एक गहरी सांस ली हो। अच्छा। और इस फैलाव से उसकी ऊपरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उखड़ने लगती हैं। और रेगिस्तान जैसे इलाकों में जहां दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होता है, वहां तापीय विस्तार मतलब थर्मल एक्सपेंशन मुख्य हथियार है। दिन में चट्टानें सूरज की गर्मी से फैलती हैं और रात में तेजी से सिकुड़ती हैं। ये रोज का फैलना सिकुड़ना चट्टान के खनिजों पर जबरदस्त तनाव डालता है और धीरे धीरे उसे तोड़ देता है। और पेड़ों की जड़ें भी तो हैं। हाँ, हमें पेड़ों की जड़ों को भी नहीं भूलना चाहिए। वो दरारों में घुसकर उन्हें चौड़ा करती चलती हैं। ये प्रकृति का अपना डेमोलिशन क्रू है।
तो ये सब तो चट्टानों को हथौड़े से तोड़ने जैसा हुआ, लेकिन मुझे लगता है असली और जो चुपचाप काम करने वाला विध्वंसक है वो तो है रासायनिक अपक्षय, जो पहाड़ों को अणु दर अणु घोल सकता है। एक मिनट, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। क्या बारिश का सादा पानी वाकई ग्रेनाइट जैसी मजबूत चट्टान को मिट्टी में बदल सकता है? सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है। आपका संदेह जायज है। रासायनिक अपक्षय ज्यादा सूक्ष्म है लेकिन कई ज्यादा शक्तिशाली, और इसमें पानी ही मुख्य किरदार है, लेकिन अकेला नहीं। जैसे विलयन मतलब डिसोल्यूशन की प्रक्रिया को लें, चूना पत्थर जैसी चट्टानें पानी के संपर्क में आने पर कैंडी की तरह घुल जाती हैं और विशाल गुफाएं बना देती हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ सादा पानी नहीं करता। असल में पानी जब बारिश के रूप में गिरता है तो वो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और एक बहुत कमजोर कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ये एसिड इतना कमजोर है कि आप उसे पी सकते हैं, लेकिन लाखों सालों तक जब ये चूना पत्थर पर गिरता है तो ये उसे पूरी तरह से घोल सकता है। इसे कार्बोनेशन कहते हैं। और स्रोतों में एक पुरानी कार का जंग लगने वाला उदाहरण था। वो ऑक्सीकरण को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन चट्टानों का जंग लगना ही है। चट्टानों में जो लोहे के खनिज होते हैं वो जब पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो रासायनिक रूप से बदल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पुरानी कार गल जाती है। बिल्कुल। इससे चट्टानों को उनका खास लाल या भूरा रंग मिलता है। और जब बात ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टान की आती है तो उस पर हाइड्रोलिसिस काम करता है। इसमें फेल्डस्पार जैसे कठोर सिलिकेट खनिज पानी के साथ रासायनिक क्रिया करके चिकनी मिट्टी यानी क्ले में बदल जाते हैं। तो मतलब एक मजबूत ग्रेनाइट की चट्टान अंत में चिकनी मिट्टी और रेत में बदल जाती है। और जो बाकी खनिज है वो पानी में घुलकर कहाँ जाते हैं? वो घुलनशील लवण नदियों के रास्ते समुद्र में पहुंच जाते हैं और समुद्र के खारेपन को बढ़ाते हैं। हाँ, सोचिए, एक ही प्रक्रिया से मिट्टी भी बन रही है और समुद्र का पानी भी खारा हो रहा है। ठीक है, तो अपक्षय ने चट्टान को कमजोर कर दिया, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन जब तक ये मलबा अपनी ही जगह पर पड़ा है तब तक पहाड़ की शक्ल तो नहीं बदले भी। इसे यहाँ से हटाने का काम कौन करता है? यहीं पर हमारा अगला खिलाड़ी मैदान में आता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। बृहद संचलन या मास वेस्टिंग का सीधा मतलब है जब चट्टान, मिट्टी या मलबा सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ढलान पर नीचे खिसकता है। मतलब इसमें पानी या हवा जैसा कोई एजेंट उसे धकेल नहीं रहा होता? नहीं, बस ढलान और गुरुत्वाकर्षण। और इसकी गति में तो जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हाँ, कुछ प्रक्रियाएं तो इतनी धीमी होती हैं कि पता ही नहीं चलता। हाँ, सबसे धीमा है विसर्पण या क्रीप। इसमें मिट्टी ढलान पर इतनी धीरे धीरे खिसकती है कि आप उसे देख नहीं सकते, शायद एक साल में कुछ मिलीमीटर। अच्छा। इसका असर हमें उन पेड़ों में दिखता है जिनके तने नीचे से थोड़े मुड़े हुए होते हैं। हाँ, मैंने देखी हैं ऐसी तस्वीरें। उसे ड्रंकन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये देखने में बहुत अजीब लगता है, जैसे सारे पेड़ एक साथ धीरे धीरे फिसल रहे हों। और जब गुरुत्वाकर्षण वाकई अपना रौद्र रूप दिखाता है तो हम तेज प्रक्रियाओं की बात करते हैं, जैसे अवसर्पण मतलब स्लंप, जिसमें जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक ब्लॉक की तरह नीचे खिसकता है। और प्रवाह, फ्लोज। हाँ, जैसे कीचड़ का प्रवाह। ये तब होता है जब मलबा पानी से भर जाता है और एक गाढ़े सूप की तरह बहने लगता है। और सबसे तेज और विनाशकारी वो है पतन यानी रॉक फॉल। इसमें चट्टानें सीधी खड़ी ढलानों से लगभग मुक्त रूप से नीचे गिरती हैं और नीचे खट्टा होकर एक ढलान बना लेती हैं, जिसे टेलेस स्लोप कहते हैं। तो मास वेस्टिंग में सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है। अपरदन यानी इरोजन तब होता है जब पानी, हवा या बर्फ जैसा कोई एजेंट इस टूटे हुए मलबे को उठाकर ले जाने का काम करता है। मतलब ये प्रकृति की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। एकदम सही। अपरदन का मतलब ही है तोड़ना और ट्रांसपोर्ट करना, और इस काम में सबसे बड़ा खिलाड़ी है बहता हुआ पानी मतलब नदियां। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है ग्रैंड कैनियन। हाँ, कोलोराडो नदी ने लाखों सालों में उसे तराशा है। लेकिन मुझे लगता है ये कहानी सिर्फ नदी की नहीं है। यहीं पर शायद हमारी कहानी की दोनों ताकतें, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, एक साथ काम करती नजर आती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ग्रैंड कैनियन का कटाव तभी संभव हुआ जब एंडोजेनिक ताकतों ने कोलोराडो प्रखार को हजारों फीट ऊपर उठाया। इस पूरी कहानी को हम ड्यूड के रूप में याद रख सकते हैं। ड्यूड, DUDE, ये दिलचस्प है। इसे जरा समझाइए। डी है डिपोजिशन के लिए। पहले वहां समुद्र था जिसमें तलछट जमा हुआ। ओके, डिपोजिशन।
फिर यू है अपलिफ्ट के लिए। टेक्टोनिक ताकतों ने उस पूरे इलाके को ऊपर उठाया। इस उत्थान ने कोलोराडो नदी को एक जबरदस्त ढलान और ऊर्जा दी, जिससे उसने नीचे की ओर काटना शुरू किया। ये है डी फॉर डाउन कटिंग। और आखिरी ई, इरोजन। बाकी एक्सोजेनिक प्रक्रियाओं जैसे बारिश और अपक्षय ने घाटी को चौड़ा किया। तो बिना उस टेक्टोनिक उत्थान के नदी के पास इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो इतनी गहरी घाटी बना पाती। ये तो वाकई में एक साझेदारी है। हाँ, और दूसरे एजेंट्स भी कुछ कम नहीं है। हिमनद मतलब ग्लेशियर, बर्फ की विशाल नदियां होती हैं। ये अपने वजन से पहाड़ों को सैंड पेपर की तरह घिसती चलती हैं और यू आकार की गहरी घाटियां बनाती हैं, जो नदियों की वी आकार की घाटियों से बिल्कुल अलग दिखती हैं। बिल्कुल। और रेगिस्तानों में हवा मुख्य मूर्तिकार होती है, जो रेत उड़ाकर शानदार टीले बनाती है। तो ठीक है, अपक्षय ने चट्टान तोड़ी, अपरदन की सेना, नदियां, ग्लेशियर, हवा उस मलबे को उठाकर ले गई। लेकिन आखिर ये सारा मलबा जाता कहाँ है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसके बिना चक्र पूरा नहीं होता। यहीं पर एक्सोजेनिक ताकतों की चौथी और आखिरी प्रक्रिया आती है, निक्षेपण यानी डिपोजिशन। जब नदी की रफ्तार कम होती है या ग्लेशियर पिघलता है, तो उसकी मलबे को ढोने की ताकत खत्म हो जाती है और वो उसे कहीं जमा कर देता है। जैसे नदियां समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा है। बिल्कुल, जो हिमालय से लाए गए अरबों टन मलबे से बना है। यही प्रक्रिया बाढ़ के मैदानों में उपजाऊ मिट्टी जमा करती है और लाखों सालों के दबाव के बाद ये जमा हुआ मलबा फिर से तलछटी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। तो एक तरह से जो विनाश है वही नए निर्माण का कच्चा माल भी है। अब हम फिर से उसी शुरुआती सवाल पर आ गए हैं। क्या ये एक जंग है जिसमें कोई जीत नहीं रहा, या ये एक तरह का संतुलन है? यहाँ जीतने हारने की बात नहीं है, बल्कि एक गतिशील संतुलन मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। टेक्टोनिक उत्थान सतह पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पैदा करता है। पहाड़ जितना ऊंचा, ऊर्जा उतनी ज्यादा। और एक्सोटेरिक ताकतें बस उस ऊर्जा को कम करने की कोशिश करती हैं। सही। गुरुत्वाकर्षण की मदद से सामग्री को ऊंची जगह से नीची जगह पर ले जाती हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। स्रोतों में आइसोस्टैटिक रिबाउंड का जिक्र है और ये इस पूरी कहानी को बदल देता है। ये इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी नाव से बहुत सारा वजन हटाते हैं तो नाव पानी में थोड़ी ऊपर उड़ जाती है ना? हाँ, जाहिर है। पृथ्वी की क्रस्ट भी कुछ मेंटल के ऊपर ऐसे ही तैर रही है। जब अपरदन के जरिए किसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर से लाखों करोड़ों टन चट्टान हट जाती है तो उसका वजन कम हो जाता है, और वजन कम होने से वो पूरी पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे वापस ऊपर उठती है। इसे ही समस्थिक प्रतिक्षेप या आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहते हैं। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि जिस सवाल से हमने शुरू किया था उसका जवाब है कि ये दोनों है। अपरदन जो पहाड़ को घिस रहा है, वही उसे हल्का करके वापस ऊपर उठने की वजह भी बन रहा है। ठीक है ही, ये एक अद्भुत फीडबैक लूप है। ये तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। किसी जगह का अंतिम भूदृश्य इसी बात पर निर्भर करता है कि टेक्टोनिक निर्माण की दर और बाहरी शक्तियों द्वारा कटाव की दर के बीच क्या संतुलन है। यह एक सतत नृत्य है, जंग नहीं। आज हमने पृथ्वी की गहराई में मौजूद गर्मी से लेकर बारिश की एक बूंद के चट्टान पर पड़ने तक का सफर देखा। हमने देखा कि कैसे रचनात्मक ताकतें मंच तैयार करती हैं और कैसे विनाशकारी ताकतें उस मंच पर अपनी कला दिखाती हैं। और मुख्य बात यही गतिशील संतुलन है। पृथ्वी की सतह कभी भी स्थिर नहीं है। यह विरोधी ताकतों का एक खेल का मैदान है, जहां हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। हमने अब तक सिर्फ प्राकृतिक ताकतों की बात की, लेकिन अब इस खेल में एक नया, बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी आ गया है, इंसान। हाँ। हमारी गतिविधियां जैसे निर्माण, खनन और कृषि, कुछ इलाकों में प्रकृति की सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर जितना मलबा एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उससे कई ज्यादा मलबा हम इंसान अकेले ही स्थानांतरित कर रहे हैं। यह इस पूरी चर्चा को एक नए मोड़ पर ले आता है और एक गंभीर सवाल छोड़ जाता है। इंसानों द्वारा किया जा रहा यह तेज अपरदन पृथ्वी के इस लाखों साल पुराने गतिशील संतुलन को कैसे प्रभावित कर रहा है, और इस नए खिलाड़ी के आने से भविष्य का भूदृश्य कैसा दिखेगा। Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe and comment.